कि जिस महकमा ती लेके न आप हमेशा अगर सर रहो किसी की मेज पर जाकर बजरी दर दो हो किसी तभी कायदे हो तना यू भ्रष्टाचार करके है यू भ्रष्टाचार करके और मैं यू भी महकमा आवा तो आपका ही अंडर है जी। एक खुले तौर पे खरीद फरोख्त जिसमें योगेश शर्मा भी था जिसके पास सूटकेस आया था, परंतु हमने इनके सूटकेसों को बाहर फेंकने का काम करा था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में ऐसा पहला शहर है जिसके अंदर हरियाणा सरकार ने पैसा देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 1400 करोड़ तो विधायक खुद अपनी जुबानी कहते हैं। कितने होते हैं कलके के लिए 1400 करोड़। इसको 1-1.5 साल के अंदर में एक 5 लाख का टेंडर हुआ था। एक कट्टे आते थे बैच मिक्स हो के बजरी घोल के, वो लगाने का काम था। आज भी मैं आपके माध्यम से विधायक जी से भी पूछता हूँ और नगर परिषद के कर्मचारियों से भी पूछता हूँ जो अपने आप को ओली सोली बताते हैं, 5 लाख रुपए का टेंडर 1.5 करोड़ तक कैसे ले गए? कौन से नियम आपने देखे? है तो राजनीति आवे फिर गठबंधन पे भी, तो उसमें फिर सवाल उठाए जावा है कि 10 घोटाले इनकी सरकार ने करे हैं, तो जो जिसमें जेजेपी ज़्यादा संलिप्त बताई गई है, तो उसका ऊपर क्या कहोगे? घोटाले तो है कि जो शादी की उम्र है लड़कियों की बढ़ाई जाने लग रही है और दारू पीने की घटाई जाने लग रही है। एक विधायक, हालांकि हमारा गठबंधन का साथी है, परंतु योगेश थानेसर में गठबंधन नहीं मानता क्योंकि वो लोगों के सरोकार से उस आदमी को कोई मतलब ही नहीं। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। फिलहाल कुरुक्षेत्र में हाँ, और हमारे साथ में जेजेपी नेता योगेश शर्मा हैं जो लगातार हर मुद्दा के ऊपर एक्टिव नजर आवे हैं, चाहे नगर परिषद से लेकर भ्रष्टाचार हो या कोई और मुद्दा हो, सभी पे अपनी एक अलग छवि के साथ में प्रेजेंटेशन दे हुए हैं। राम राम जी। राम राम जी, आपके सभी दर्शकों को सोनू भाई राम राम। तो योगेश जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस महकमा ती लेकर न आप हमेशा अगर सर रहो किसी की मेज पर जाकर बजरी दर दो हो किसी तभी कायदे हो तना यू भ्रष्टाचार करके है यू भ्रष्टाचार करके, और मैन वही रवा है कि नगर परिषद की बात करा या फिर और सड़कों की बात लेवा तो आप लगातार एक्टिव रहे हो, लेकिन यू भी महकमा आवा तो आपका ही अंडर है जी। देखिए सोनू भाई, इसमें महकमे वाली कोई बात नहीं, मैं नहीं मानता किसी महकमे को लेकर, परंतु इसमें विशेष बात क्या है? आपका कहना भी ठीक है कि एक विशेष महकमा, परंतु जो शहर के जितने भी काम धंधे हैं, काम धंधे मतलब सड़क बनाना, सीवरेज, पानी, जो भी सौदा पानी है, सारा नगर परिषद की देन है। और अगर नगर परिषद इन चीज़ों में कोताही बरतेगी तो किसकी मेज पे केदर भाई? उन्हें भी धरना पड़ेगा। तो इसे करके मेन फोकस क्या नहीं कह सकते इसको, मतलब जितने भी शहर में गोरख धंधे हैं, गोरख धंधे इन द सेंस जो लोगों की मूलभूत सुविधाओं के साथ खिलवाड़ करा जाता है, वो नगर परिषद के द्वारा करा जाता है। इसी करके हमारी लड़ाई नगर परिषद से रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब बात करा सड़क की, कुरुक्षेत्र अपने आप में एक ब्रांड है और धर्म नगरी भी बोला जावे है, लेकिन जब सड़क की बात करा हाँ, पहले दिन पैचवर्क हुआ है और कहें 45 लाख का टेंडर हो जाए है, उसके बाद में अगला ही दिन कहें या पूरी सड़कें का टेंडर छूट जाए है। यही हमारे शहर का दुर्भाग्य है। कुछ लोग यहाँ अपने आप को मठाधीश समझ के बैठ गए, और हमारी लड़ाई कुरुक्षेत्र के लोगों की मिलजुल के ये उन मठाधीशों के खिलाफ ही है। आप एक चीज़ देखो, इतनी अंधेर गद्दी आपको पूरे हरियाणा में नहीं मिलेगी। जैसा आपने कहा कि कुरुक्षेत्र की पहचान पूरे विश्व में, मैं कहूँगा, एक धर्म नगरी के रूप में जाना जाता है। दूर दूर से लोग आते हैं कुरुक्षेत्र को देखने के लिए। पीछे गीता जयंती हुई, शायद आप भी देख के गए होंगे, मतलब किस लेवल के प्रोग्राम होते हैं। परंतु बड़े शर्म की बात है कि यहाँ पर लोगों के पैसे के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया जाता है, लोगों की भावना से किस प्रकार खिलवाड़ किया जाता है। आज टेंडर कर दिया पैच वर्क का, आज उस पर पैच वर्क हो गया, 1 हफ्ते बाद उसी सड़क को 7 करोड़ से दोबारा बनाने का काम। तो देखिए योगेश तो कबूतर वाली जिंदगी नहीं जीता कि आंख बंद करके इन चीज़ों को देखें। हम तो बोलेंगे और उस चीज़ का विरोध भी करेंगे, वो टेंडर भी कैंसिल करवाए और उन लोगों को उसकी गुणवत्ता भी दिखाई उनकी मेज पे बजरी रख के। और बजरी रखने से हमारा मकसद ये नहीं था कि मैंने अल्लाह करना है, सिर्फ उनको असलियत दिखाना था कि आप क्या लगा रहे हो। और लोगों ने बड़ा प्यार दिया, और आज कुरुक्षेत्र का एक एक आदमी जानता है कि उनकी कार्यप्रणाली क्या है, योगेश की कार्यप्रणाली क्या है। जब गीता जयंती की बात करें तो गीता जयंती में भी हमने बहुत सारी खामियां देखी है कि उसको वैसे ही फॉर्मेलिटी का तौर पर ही किया गया था। जिस लेवल की गीता जयंती पहले होती थी उस लेवल की नहीं हुई है। देखिए वो एक कोरोना की वजह से कुछ सीमित कर दिए गए थे प्रोग्राम, उस वजह से हो सकता है, परंतु बाकी सारी व्यवस्था देखिए इतना बड़ा प्रोग्राम है, फिर भी मैं कहूँगा कि उसको बड़े अच्छे लेवल पे करना चाहिए। और अगर कोई कमियां रही हैं तो उसको ठीक करें,
और अगर हमारी कहीं किसी चीज़ की कोई तालमेल की, कोई साथ की ज़रूरत है तो हम बिल्कुल साथ हैं। जैसे आप नगर परिषद की बात करा, नगर पालिका की बात करा, हाँ आप कह रहे हो कि लगातार इसमें घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, लेकिन एक ही बंदा है जो करीबन 25 साल से वहाँ पर जमे हुआ है, ऐसा क्यों है? फिर क्या जनता पागल है? देखिए, पीछे का मैं कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है लोगों की भावना थी, लोगों की इच्छा थी। और पहले होता क्या था, मैं आपको बता दूं इसके भी जवाब। पहले क्या था कि पार्षद साथी मिलके चेयरमैन चुनते थे, और इनसे धनी व्यक्ति शहर में कोई नहीं है। मैं कहते हुए आप कोई संकोच नहीं करते। एक खुले तौर पे खरीद फरोख्त, जिसमें योगेश शर्मा भी था, जिसके पास सूटकेस आया था, परंतु हमने इनके सूटकेसों को बाहर फेंकने का काम करा था। इस खरीद फरोख्त जिन लोगों ने चुन के अपने पार्षद को भेज दिया, आगे वो पार्षद मठाधीश बन गए। उन्होंने अपनी वोट बेच के इनको बना दिया। ये धंधा चलता था। परंतु अब जैसे ही सीधे मेयर के चुनाव हो गए, लोग इनको इनकी औकात दिखाएंगे कि किस प्रकार 25 साल का सारा बदला उस 2 मिनट के बटन दबाने में ना ले लें तो योगेश का नाम बदल देना आप। जो यहाँ के चुनाव हैं किस आधार पर हुए हैं? जातिगत आधार पर हुए हैं, किस आधार पर हुए बता? देखिए, यहाँ तो विकास के नाम पे होंगे बिल्कुल। जिस प्रकार इन्होंने लोगों को ठगा, जिस प्रकार 25 साल अपने नगर परिषद के माध्यम से लोगों को लूटा, उस एक एक लूट का जवाब इनसे लोग लेंगे। आज शहर की आप हर गली नाली की व्यवस्था देख लें, नगर परिषद की व्यवस्था देख लें। हाउस टैक्स के नाम पे आप नगर परिषद जाओगे, लोगों से 40-40, 50-50 हज़ार रुपये खाम खा लूटने का काम करा जाता है। अब एक नया सर्वे करवा दिया किसी प्राइवेट कंपनी से, आप जाके देखोगे अपने 80-80 साल के बुजुर्ग वहाँ 2-2 किलोमीटर की लाइन में लगे हुए हैं, और उनसे कोई ये पूछने वाला नहीं कि ये गलत क्यों कर रहे हो। अगर कोई जाके इस चीज़ का विरोध करता है तो उसके खिलाफ नारेबाजी होती है। परंतु हम इन नारेबाजियों से डरने वाले नहीं। नारेबाजी लगाने वाले भी हमारे भाई हैं। हमारी लड़ाई इन मठाधीशों से और इनके गलत कामों से है। तो इस चीज़ का संज्ञान, जो घोटालियाँ का संज्ञान है, ऊपर सरकार नहीं लेने लग रही है? क्योंकि सरकार अपने आप में कह रही है हमारी साफ छवि है, बिल्कुल साफ छवि है, और हम दूध का दूध और पानी का पानी करके ना सब कुछ अलग अलग देखा है। तो उसके बावजूद भी आप कह रहे हो घोटाले पे घोटाले, तो उनके तो काना तक कोई बात नहीं जा रही। भाई साहब, मैं आपको एक बड़ी गजब की चीज़ बताऊंगा। कुरुक्षेत्र हरियाणा में ऐसा पहला शहर है जिसके अंदर हरियाणा सरकार ने पैसा देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 1400 करोड़ तो विधायक खुद अपनी जुबान नहीं कहता। कितने होते हैं कलके के लिए 1400 करोड़? विधायक की जुबान नहीं है। ये तो 3 साल पहले चुनाव के अल्फलामे में डाली थी, मतलब चुनाव में बोला था कि हमने 1400 लगा दिए। अब क्या है, अब भी सरकार की तरफ से पैसा देने में कोई कमी नहीं है, परंतु जो नगर परिषद के अधिकारी हैं उनके ऊपर कोई कमांड नहीं है। वो तो सिर्फ लूटने के लिए चुनिंदा लोग ला के छोड़ दिए। और ये मैं नहीं कह रहा कल्ला, आप शहर के किसी भी व्यक्ति के आगे अपना माइक लेके चले जाओ, वो आपको सच्चाई बता देगा कि किस प्रकार इनका लूट का खेल चलता है। और रही बात संज्ञान लेने की, सरकार ने तुरंत प्रभाव से, हमने बजरी वाला जो एपिसोड हुआ इसके बाद हमने सीएम साहब को भी सीएम विंडो के माध्यम से लिखा। मैं खुद सीएम विंडो का एमिनेट पर्सन हूँ। तुरंत प्रभाव से उस अधिकारी को, HCS अधिकारी थे जो इस सारे घोटाले में संलिप्त थे, यहाँ से बदल के रेवाड़ी भेजा और उसके खिलाफ चार्जशीट भी करी। जो और अधिकारी थे उनके खिलाफ SDM लेवल की जांच बैठी और जल्द ही उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनको बिल्कुल ही हटाया जाए? क्योंकि आप खुद देखो, बदली करना कोई सोल्यूशन नहीं है। वो यहाँ पर घोटाला कर रहा था, बदल दिया, वो दूसरी जगह भी घोटाला ही करेगा। तो उसका इलाज तो कुछ नहीं होया नहीं। देखिए, जितना हमारे हाथ में है हम उतना कर सकते हैं, और ये एक जांच का विषय है। जिस प्रकार की जांच में उनके दोषी पाए जाएंगे उनको कार्रवाई जरूर होगी 500%। ये आश्वासन हमें CM साहब ने भी दिया था, और पीछे 2-3 दिन पहले डिप्टी CM साहब भी आए हुए थे, मेरी उनसे भी बात हुई थी, उनकी तरफ से भी यही बात थी। बख्शा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। तो आप लगातार घोटाले के ऊपर काम करने लग रहे हो कि भाई कौन सी जगह पे कौन से घोटाले हो रहे हो। आपकी नॉलेज में और भी घोटाले हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप 1-2 घोटाला और बताओ जो मार्केट में फिलहाल होने लग रहा है और आप जिसे उजागर करने वाले हो जल्द ही। ऐसे तो मैं, आप शाम हो जाएगी अपने को बैठे बैठे अगर 25 साल के इनके घोटाले लेके आए, परंतु मैं करंट की बता दूं आपको। कुछ इसको 1-1.5 साल के अंदर में एक 5 लाख का टेंडर हुआ था। एक कट्टे आते थे बैच मिक्स हो के, बजरी घोल के, वो लगाने का काम था। आज भी मैं आपके माध्यम से
विधायक जी से भी पूछता हूँ और नगर परिषद के कर्मचारियों से भी पूछता हूँ, जो अपने आप को ओली सोली बताते हैं, 5 लाख रुपए का टेंडर 1.5 करोड़ तक कैसे ले गए, कौन से नियम आपने देखे, और उसके सारे तथ्य है। आप भी जाके पूछें कि 5 लाख का टेंडर हुआ और उसकी 1.5 करोड़ की पेमेंट कैसे, कोई करनाल की फर्म थी। तो ये चीज़ें जनता के लिए बनी, उन्हीं के लिए होनी चाहिए, ना कि किसी की जेब में जाए। 5 लाख से 1.5 करोड़ ले जाना मायने रखता है बिना किसी। योगेश जी, जब बात हो है तो सारी होनी चाहिए, किसी उसमें नहीं होनी चाहिए। जब जनता की आप बात कर रहे हैं तो जनता बड़ा लेवल पर जब बात चला है तो राजनीति आवे फिर गठबंधन पे भी, तो उसमें फिर सवाल उठाए जावा है कि 10 घोटाले इनकी सरकार ने करे हैं, तो जो जिसमें जेजेपी ज़्यादा संलिप्त बताई गई है, तो उसका ऊपर क्या कहोगे? घोटाले तो उड़े भी कौन से घोटाले हुए बताएं। वो कह रहे हैं कि दारू घोटाला कोरोना काल में सबसे ज्यादा आबकारी विभाग ने इस तरह का काम करे है। सुनो भाई, सुनो मेरी बात, किसी के मुंह से कहना, विपक्ष अपना काम करता है, मुंह से कहना और उनको सत्य मतलब साबित करना, इसमें बड़ा फर्क होता है। और किस प्रकार वो लोग जो ये कहने वाले हैं कि जेजेपी ने ये किया, उन लोगों को मैं आपके माध्यम से एक चीज पूछना चाहता हूँ। आप जब से हरियाणा के इतिहास में आबकारी नीति बनी है उसका इतिहास उठा लें, और दुष्यंत जी के इन 2-3 साल का जब से डिप्टी सीएम बने हैं और ये विभाग इनके पास आया है, आप रिवेन्यू का रिकॉर्ड चेक करें। मैं गारंटी से कहता हूँ उनसे 3 गुना रिवेन्यू ना बढ़ के आया हो। क्या वो घोटाले करके बढ़ के आया है? अगर वो पैसा जेब में डाला होता तो क्या रिवेन्यू 3 गुना बढ़ के आता? ये ऑन रिकॉर्ड है, योगेश नहीं कह रहा, ना आप कह रहे और ना ये दुष्यंत जी कह रहे, ये ऑन रिकॉर्ड चीज है। देखिए वो इंसान एक 30 साल 33 साल का युवा है, और किस प्रकार जो पारिवारिक स्थिति रही उनसे निकल के कहाँ आके क्या हुआ, लोग बोलेंगे, परंतु उसको ये पता है मैंने अपना काम कैसे करना है, जो जिम्मेवारी उसके कंधों पे है उसने कैसे निभानी है, उस चीज़ पे बखूबी लगा हुआ है। देखिए सरकार में रहते हुए उंगलियां उठती हैं, सारा कुछ होता है, परंतु सामने आके उस चीज़ को प्रूव कोई करे तो मैं भी जवाब दूंगा उस चीज़ का। परंतु ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने काम पे ठीक लगे हुए हैं। वो लोग ये क्यों नहीं देखते जो चीज़ें हम मैनिफेस्टो में लेके आए थे, क्या वो पूरी नहीं हो रही? आप भी मानते हैं चीज़। तो देखिए बाकी मैं ये नहीं कहता कि सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, कुछ कमियां भी रही होंगी, कोई लापरवाही भी रही होगी, परंतु समय रहते उन चीज़ों को ठीक भी कर लिया था। और आगे भी हरियाणा के लिए वो हमारा युवा साथी खड़ा है, करता रहेगा बढ़िया। एक बात और सबसे ज़्यादा इस टाइम पे ट्रेंड करने लग रही है कि जो शादी की उम्र है लड़कियों की बढ़ाई जाने लग रही है और दारू पीने की घटाई जाने लग रही है। नहीं, दारू पीने की कैसे? वो कह रहे थे पहले 25 साल थी और अब 21 साल कर दी। देखिए मुझे इस बारे में कोई अभी ज़्यादा लंबी जानकारी नहीं है, परंतु अगर कोई ऐसी बात है, आजकल आप एक चीज़ देखें, मेरा पक्ष है ना, मैं किसी पार्टी का पक्ष रखना ना किसी का। आज हमारा जो हरियाणा का जितना पंजाब टच का अपनी बेल्ट हरियाणा की, इसमें एक चीज़ देखेंगे आप, सूखा नशा जैसे चिट्टे वगैरह का, चाहे हमारा कुरुक्षेत्र ही हो। आज भी मैं सुबह सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो देख रहा था, एक मेरे ख्याल से 17-16 साल का बच्चा नशा करके सुक्कड़ नंगा खड़ा है पब्लिक के बीच में। कुरुक्षेत्र की बात बता रहा हूँ मैं आपको, सुबह ही मैं देख रहा था। तो इस प्रकार की घटनाएं जब हो रही हैं, मैं तो कहूँ 25 साल तक तो पूर्ण रूप से बैन कर देनी चाहिए दारू। कि 25 आप तो कम करने की कह रहे हैं, मेरा पक्ष है कि 25 साल तक तो बिल्कुल ही बैन कर देनी चाहिए, जब तक बच्चे का एक पढ़ाई का होता है कि वो कॉलेज से जब तक पास आउट नहीं होता। ये तो एक ऑफिशियल बात होगी। और मेरी तो सारे युवाओं से हाथ जोड़ के एक विनती है, भाई इन नशे नुशे से दूर रहो, अपने माँ बाप का और अपने भाईचारे का, इस देश का दामोदार आपके ऊपर है, उनका ध्यान रखें, इन चीज़ों से दूर रह के इनकी प्रगति के लिए काम करें। तो अंत में मैं आपसे सिर्फ यही चाहूँगा कि आप कुरुक्षेत्र की जनता को कुछ मैसेज दें ताकि आने वाला टाइम कुरुक्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छा रहे। भाई मेरा मैसेज बड़ा कड़वा है और मैं चाहता हूँ लोगों को लगे, यहाँ लगना चाहिए। देखो लोग मेरे को भी कहते हैं राजनीति करते हैं, बिल्कुल करते हैं, साफ सुथरी करते हैं, हमारी राजनीति में कोई बेईमाना नहीं। रही बात मैसेज देने की, जिन लोगों ने 25 साल तक आपका खून पिया है और अब मठाधीश बन के बैठे हैं, अगर आप दोबारा उनको मौका देंगे, आप इसी व्यवस्था के लायक हैं। फिर फेसबुक पे मत लिखना आप पिपली से 3rd गेट गए तो बच के आ गए, यही व्यवस्था आपके लायक है। अगर इन लोगों को चुन के भेजोगे, जिन लोगों ने आपके अधिकारों के साथ इस तरीके के खिलवाड़ किए हैं, मैं तो बड़े मतलब दिल में आ गई तो मैं रखूँगा तो नहीं बात, या आ ही गई मेरे दिल में, पर कहीं बिना नहीं रहूँगा। एक विधायक, हालांकि हमारा गठबंधन का साथी है, परंतु योगेश थानेसर में गठबंधन नहीं मानता, क्योंकि वो लोगों के सरोकार से उस आदमी को कोई मतलब ही नहीं।
कुरुक्षेत्र का विधायक विधानसभा में खड़े होकर एक 9 किलोमीटर के टुकड़े के लिए कहता है जी हमारा टेंडर रद्द करवा दो। मैं आपके माध्यम से विधायक को कहता हूँ ऐसे हाथ खड़े कर दे योगेश शर्मा 2 दिन में सड़क बनवा देगा, इतने हमारे अंदर वो है। परंतु लोगों ने जिम्मेवारी आपको दी है और ये शर्म की बात है, आप उस जिम्मेवारी को हाथ खड़े करके विधानसभा में अपनी बेइज्जती करवा रहे हो, अपने इलाके की बेइज्जती करवा रहे हो। परंतु उनका बटप्पन है सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब का कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से उनकी बात को मानते हुए उस टेंडर को कैंसिल भी किया और उनको 4 दिन 5 दिन के अंदर बनवाने का दोबारा आश्वासन दिया। परंतु ये फिर वही चलेगा, बननी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी। तो ये हमारे साथ में जेजेपी जो नेता योगेश शर्मा जी थे, जिन्होंने अपने विचार पार्टी से हटकर और किसी राजनीतिक दबाव तक हटके हैं सारी की सारी बातें इन्होंने बताई हैं और अपने विचार रखे हैं। आप इनका बारे में के कुछ सोचो हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दियो और वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।